नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 20 फरवरी 2022 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों के आधार पर बनाए गए दैनिक क्विज के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, तोल्काप्पियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। यह अब तक की सबसे पुरानी तमिल कृति है। यह व्याकरण पर एक अनूठी कृति है। विकल्पों के आधार पर आपको सही कथनों का चुनाव करना है। सबसे पहले देखते हैं संबंधित समाचार क्या है। आप यहां पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तमिल तात यूवी स्वामीनाथ अय्यर की जयंती पर उनको याद किया और उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति और भाषा में उनका योगदान सराहनीय है। अय्यर जी ने जो प्राचीन साहित्य है उसके संबंध में लोगों को जागरूक किया, उसका संग्रह किया, उसके प्रकाशन में मदद पहुंचाई ताकि लोग अपनी संस्कृति को जान सकें। और विशेष रूप से इनका योगदान रहा संगम साहित्य के संदर्भ में। स्टूडेंट्स, संगम साहित्य के संबंध में ही हम लोग तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ को पाते हैं, जो कि दूसरी संगम सभा से संबंधित है। आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इतिहास में 3 संगम सभाओं का जिक्र आता है। पहली और दूसरी संगम सभा के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए। तोल्काप्पियम, जिसका संबंध दूसरी संगम से है, यह बचा रह गया। यह एक व्याकरण का ग्रंथ है। इसके बाद जब तीसरी संगम सभा हुई तो वहां पर कवियों ने पट्टू, एत्तुतोगई, पड़नेन किलाका नाक्कू जैसी रचनाएं लिखी। जैसे अगर हम बात करें तो एत्तुतोगई के अंदर में 8 अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा पट्टू के अंदर में करीब 10 और भी रचनाएं हैं। इस तरीके से उस काल के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में काफी जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। अब यहां पर अगर आप कथनों को देखिए तो तोल्काप्पियम की जो रचना है, इसकी रचना तोल्काप्पियर ने ही की थी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो कि संगम साहित्य तमिल क्षेत्र के अंदर में सबसे प्राचीन रचा गया साहित्य था। पहली संगम सभा में जो साहित्य रचा गया वो तो कुछ बचा ही नहीं। दूसरी संगम सभा में जो साहित्य रचा गया अधिकांश नष्ट हो गया, लेकिन तोल्काप्पियम बचा। तो इस आधार पर सबसे पुरानी तमिल कृति का जो तमगा है वो इसी को मिलता है। इसके अलावा ये व्याकरण के संबंध में लिखी गई रचना है। तो ऐसे में हमसे सही पूछा गया था और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक जीवन, मानव मनोविज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी भी मिलती है। एक जो अच्छा बिंदु यहां पर और है कि संस्कृत का प्रभाव इसके ऊपर में बहुत कम है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत व्याकरण के संबंध में एक ग्रंथ की चर्चा काफी ज्यादा होती है और जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसको लिखा था पाणिनि नामक एक विद्वान ने, जो कि बहुत अधिक चर्चा में रहता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एट्टुतोगई के अंदर में जो 8 अन्य रचनाएं हैं उनके नाम यहां पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। कथन 1 है, यह घटना तब घटित होती है जब एक विशाल आकाशगंगा जैसे पदार्थ की एक विशाल मात्रा एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाती है जो अपने पीछे की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को विकृत और आवर्धित, मतलब कि चेंज कर देता है, उसमें परिवर्तन कर देता है। दूसरा है, पिंड जितना अधिक विशाल होगा उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा और इसलिए प्रकाश किरणों का झुकाव अधिक होगा। और अंतिम कथन है, यह प्रभाव शोधकर्ताओं को बहुत दूर मौजूद प्रारंभिक आकाशगंगाओं, जिसे यहां तक कि सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों के प्रयोग से देखा जा सकता है, का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। आपको सही कथन यहां से चुनने हैं। आइए इससे संबंधित समाचार को देखते हैं। डार्क एनर्जी, उसके माध्यम से ही ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े हिस्से का निर्माण हुआ। अब इसी का अध्ययन वैज्ञानिक कर रहे हैं ताकि वो इस बात को समझ सके कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, किस प्रकार की ऊर्जा से हुआ है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग या ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे आर्थर एडिंगटन 1919 में। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसी का एक संस्करण होता है माइक्रो लेंसिंग।
अब माइक्रो लेंसिंग और ग्रेविटेशनल लेंसिंग में सिर्फ इस बात का फर्क है स्टूडेंट्स कि किसी चमकदार वस्तु से अगर प्रकाश आ रहा है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो क्वासर हैं ये अंतरिक्ष के अंदर में सबसे चमकदार पिंड माने जाते हैं। अब इनसे कुछ प्रकाश निकला, रास्ते में कोई गैलेक्सी थी, उस गैलेक्सी के द्रव्यमान के कारण वहां पर एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण हुआ। अब जब ये प्रकाश वहां से गुजरा तब ये प्रकाश इस तरीके से मुड़ गया अपने रास्ते से। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर जो दूरबीनें आदि हैं जो प्रेक्षण करते हैं लोग उन तक पहुंचता है। कुछ प्रकाश यहां पर ऐसा है जो कि प्रभावित होकर के पहुंचता है इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, कुछ प्रकाश ऐसा होगा जो कि अप्रभावित होकर के पहुंचता है। तो अब यहां पर प्रभावित प्रकाश जो कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरा है, जो कि उसके प्रभाव के बिना हम तक पहुंचा है, तो उन दोनों के अंतर के आधार पर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर में जो ब्लैक होल हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, वो किन किन पदार्थों से बनाए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम माइक्रो लेंसिंग की बात करें तो बहुत जाहिर सी बात है कि यहां पर जो पदार्थ है वो छोटा होगा, इस तरीके से समझेंगे हम लोग। तो यहां से प्रकाश चला, अब यहां पर कोई ब्लैक होल है, अब इससे इसके निकट से होकर के ये प्रकाश गुजरा, कुछ प्रकाश प्रभावित हुआ, कुछ अप्रभावित हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल वेव है वो इस प्रकार की पहुंची, और जो अल्टर्ड है मतलब कि जो बदल गई, जिस पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का असर पड़ा, तो वो इस तरीके से पहुंची। अब इन दोनों का जो अंतर है इसके आधार पर हम उस पदार्थ की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर जरा प्रश्न को देखिए, तो निश्चित रूप से आप जब प्रकाश के बारे में ही पढ़ते हैं सामान्य रूप से भी, तो आप जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो प्रभावित करता है प्रकाश को, इसमें कोई समस्या नहीं है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जितना मजबूत होगा, बहुत जाहिर सी बात है किरणों पर जो झुकाव होगा वो उतना ही अधिक होने वाला है, और इसके माध्यम से जो दूर स्थित आकाश गंगाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इस आधार पर डी इज द राइट आंसर, यही इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वृहत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, यह नैनीताल में स्थित दुनिया के सबसे बड़े रेडियो दूरबीनों में से एक है। अगला है, यह आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा संचालित है। स्टूडेंट्स, ये स्थित है पुणे के अंदर में। इसे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, बल्कि इसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, और ऐसे में डी मतलब कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। समाचार है, पुणे टेलीस्कोप हेल्प्स इन मेजर ब्रेक थ्रू। अब यहां पर इसी टेलीस्कोप GMRT आप यहां पर देख सकते हैं, इसके माध्यम से फास्ट रेडियो बर्स्ट को पहचाना गया है। दरअसल स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष में स्थित पिंडों से जब प्रकाश निकलता है तो कई बार उनमें ऊर्जा का विस्फोट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट, और इससे रेडियो तरंगे निकलती हैं, और इसके आधार पर हम अंतरिक्ष के जो पिंड हैं उनकी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में पदार्थ की त्रिआयामी संरचना को समझने की भी हम कोशिश करते हैं। तो यह महत्व होता है फास्ट रेडियो बर्स्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है, हाल ही में चर्चा में रहा मेसियर 77 निम्नलिखित में से क्या है? कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन में हमारे सौर मंडल से बाहर नया बाह्य ग्रह लाल बौना तारा जो पृथ्वी से लगभग 110 प्रकाश वर्ष दूर है, बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी, और अगला है नासा द्वारा डिजाइन किया गया सौर सारणी। दरअसल स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी, और ये जो गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से कुछ हद तक मिलती जुलती है। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित समाचार को। दरअसल स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझें कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक। अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है, और हम सभी इस बात को जानते हैं कि ब्लैक होल के आसपास पदार्थ की सघनता इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है,
और इस वजह से इसके चारों ओर गैस, धूल, तारकीय मलबा ये सब जमा होता रहता है। और अब ये जब पदार्थ ब्लैक होल के अंदर में गिरना शुरू होते हैं तो इनकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्रकाश में बदलना शुरू होती है। ये कहा जाता है कि लगभग 15% AGN अर्थात सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक या एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा करने वाले जेट नामक आवेशित कणों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि ये बहुत अधिक चमकदार पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर से इनके अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपने जो 2-3 समाचार देखे, वहां पर जिन विषयों को हमने देखा, तो ब्रह्मांड के अंदर में जो पदार्थ है वो किस प्रकार से बना है, डार्क एनर्जी की प्रकृति क्या है, ब्लैक होल किस प्रकार के पदार्थ से बने हैं, लगभग ये सारे के सारे जो प्रयोग हैं वो एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आज का प्रश्न 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नाइडेरिया, कवक, प्रोटोजोआ। स्टूडेंट्स, ये तीनों ही सही हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कवक का, जो कि शैवाल के साथ मिलकर के लिचेन नामक जीव के अंदर में रहता है। और ध्यान रखेंगे, सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध होता है जहां पर आवास और भोजन दोनों को साझा किया जाता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो गया डी। और अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की, जिसका संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में है। प्रधानमंत्री जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन किया। और निश्चित रूप से हम जब भारतीय इतिहास को उठा करके देखते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं, जिन्होंने राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ समाज कल्याण के विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिवाजी का जन्म कुछ स्रोतों के मुताबिक 1627 है और कुछ स्रोतों के मुताबिक 1630 है, लेकिन अपनी मृत्यु 1680 तक शिवाजी ने भारतीय राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। जिस समय दिल्ली के अंदर में मुगल सल्तनत अपने प्रभुत्व को दिखा रही थी, खास तौर पर जब औरंगजेब सत्ता में आया और उसने बहुत तेजी के साथ में विस्तार करना शुरू किया, इसके अलावा जो उसके विरोधी थे उनका दमन करना शुरू किया, तो ऐसे में महाराष्ट्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर में शिवाजी ने एक मराठा संघ का निर्माण किया, जिसके अंदर में कई क्षेत्रों के सरदार शामिल थे। इन्होंने राजस्व के लिए चौथ और सरदेश मुखी की एक व्यवस्था को स्थापित किया, जिसमें चौथ में 1/4 हिस्सा और सरदेश मुखी में अतिरिक्त 10% की मांग की जाती थी। यहाँ पर एक क्षेत्र था जावली, इसके ऊपर में कब्जा करने के बाद में मवाला पठार के आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर में ये एक प्रमुख व्यक्तित्व बन करके उभर के सामने आए। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। यहां से इन्होंने अपने प्रशासन को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने अष्ट प्रधान की स्थापना की, जिसमें कि 8 इनके सलाहकार मंत्री हुआ करते थे, जिसमें पेशवा एक बड़ी भूमिका निभाता था। शिवाजी की एक बड़ी खास बात यह थी कि इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने शासन के अंदर में, अपनी सेना के अंदर में प्रतिनिधित्व दिया, जिसके माध्यम से ये एक जन नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर करके सामने आए। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप सभी को समय से मिलते रहेंगे। और ये बात हमेशा याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में अभ्यास करना बहुत आवश्यक है कि किस समाचार से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आपकी इसी समस्या को आसान करने के लिए ये प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।